इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (आईबीसी) की स्थापना 17-18 मार्च 1924 को भारत में प्रसारण पर चर्चा करने के लिए गृह विभाग के सचिव A.H. ले की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई। ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना करने के लिए एक रेडियो के प्रसारण करने के लिए एक बैठक बुलाई गई। उसमें कौन थे? गृह विभाग के सचिव थे A.H. ले की अध्यक्षता में एक बैठक को बुलाया गया और उसमें UN सेना, द स्टेट्समैन और टाइम्स ऑफ इंडिया के बार्ड, गृह विभाग के सदस्य रंगास्वामी अयंगर, साथ ही P&T महानिदेशक बैठक में उपस्थित थे। कौन कौन उपस्थित थे उस बैठक में? बैठक बुलाई गई, उसमें कौन कौन उपस्थित हुए? गृह विभाग के सदस्य रंगास्वामी और साथ ही P&T महानिदेशक की बैठक हुई, उसमें ये सब इंक्लूडेड थे। उन्होंने फोरम में दिए गए सुझावों के आधार पर भारत की सभी प्रांतीय सरकारों को उनकी राय जानने के लिए एक पत्र भेजने का फैसला किया और उन्होंने एक फॉर्म दिया गया। उसमें जो सुझाव थे उसके आधार पर जितनी भी सरकारें थी, प्रांतीय सरकारें थी उस टाइम पर, उनको उनसे राय जानने के लिए उनको एक लेटर सेंड किया गया। उनका लेटर सेंड करने का एक फैसला किया गया। उन्होंने स्थानीय सरकारों का प्रसारण पर समग्र सरकारी नीति को व्यक्त करने और मामले को उचित रूप से संभालने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए 4.5 पृष्ठ के एक लंबे पत्र का मसौदा तैयार किया। यानी 4.5 पेजों का था वो जो लेटर उन्होंने रेडी किया सबको सेंड करने के लिए, वो 4.5 पेज का था, यानी 4.5 पेज का था वो लेटर। बैठक में यह भी प्रस्तावित किया गया कि ब्रिटिश सरकार को स्थानीय सरकारों से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद वह उन्हें एक प्रसारण लाइसेंस और लाइसेंसधारी और सरकार के बीच एक अनुबंध बनाने में पूरी तरह से शामिल करेगी। और जब ब्रिटिश सरकार को स्थानीय सरकारों से जो प्रतिक्रिया प्राप्त होगी तो उसमें वह एक प्रसारण लाइसेंस और लाइसेंसधारी और सरकार के बीच जो अनुबंध बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पूरी तरह उन्हें शामिल करेगी। सरकार ने 19 मई 1924 को पत्र भेजा और स्थानीय सरकारों से 1 सितंबर 1924 तक अपने सुझाव और टिप्पणियां भेजने को कहा। और सरकार ने 19 मई 1924 को पत्र भेजा स्थानीय सरकारों को और उनसे कहा कि 1 सितंबर 1924 तक हमें बता दो कि आपकी कौन कौन से सुझाव हैं, आप क्या क्या सुझाव देना चाहते हैं। उद्योग और श्रम विभाग ने 20 मार्च 1925 को अपनी स्थायी सलाहकार समिति के एक सत्र के दौरान विभिन्न प्रांतीय सरकारों और कार्यालयों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं का गहन विश्लेषण किया। और उद्योग और श्रम विभाग के जो 20 मार्च 1925 को अपनी जो स्थानीय सलाहकार थे, जो एडवाइज़र थे, उनसे एक समिति के स्तर के दौरान ही विभिन्न प्रांतीय जो सरकारें थी उनसे कार्यालयों के प्राप्त टिप्पणियों और जो प्रतिक्रियाएँ थी उनका गहन विश्लेषण किया। क्या क्या प्रतिक्रियाएँ हैं, क्या क्या टिप्पणी वो दे रहे हैं लोग, उनका एक गहन विश्लेषण किया गया। उन पर एक बैठक हुई, उन पर गहन विश्लेषण उस पर किया गया और समिति ने मसौदा और उस समिति ने क्या किया, जो मसौदा था उसको विज्ञापित जारी करने के लिए मतदान किए और उस पर तैयार किया था। और यह उस पर ही तैयार हुआ, जो कि मतदान हुआ उसके उस पर ही बिहाफ पर ही से रेडी किया गया। 27 मार्च 1925 को ब्रिटिश सरकार ने प्रेस को ब्रिटिश भारत में प्रसारण शीर्षक के साथ एक बयान भेजा। और 27 मार्च 1925 को ब्रिटिश सरकार ने प्रेस को ब्रिटिश भारत के प्रसारण के लिए शीर्षक के साथ, ये शीर्षक था ब्रिटिश भारत का प्रसारण, ये शीर्षक था उसका, उसके साथ एक बयान भेजा। और आधिकारिक घोषणा में सरकार ने कहा कि वह ब्रिटिश भारत में निर्मित स्टेशनों के माध्यम से प्रसारण सेवाओं के प्रावधान की अनुमति देने के लिए निजी उद्योग को लाइसेंस जारी करने के लिए तैयार है। और उसका टाइटल क्या था? ब्रिटिश भारत में प्रसारण। फिर उसके बिहाफ पर उन्होंने ये कहा कि जो ये प्रसारण करना चाहते हैं स्टेशनों पे, वो उसकी अनुमति दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए लाइसेंस देने के लिए अनुमति रेडी है उनकी। विज्ञापित के अनुसार अधिकांश निदेशक मंडल को ब्रिटिश भारत में रहना चाहिए। और विज्ञापित के अनुसार ये हुआ कि अधिकांश जो निदेशक मंडल है उनको ब्रिटिश भारत में ही रहना चाहिए। इसके अलावा कंपनी को सरकार और कंपनी के बीच परस्पर सहमत साइटों पर पूरे ब्रिटिश भारत में प्रसारण सुविधाएं प्रदान करना शुरू करने के लिए तैयार होना चाहिए। और जो पूरा ब्रिटिश भारत है उसमें प्रसारण की जो सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए, उनको सुविधाओं को देने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने प्रसारण लाइसेंस को 10 साल तक चलाने के लिए निर्धारित किया।
और ब्रिटिश सरकार ने प्रसारण का जो लाइसेंस बना था उसको 10 साल तक वो 10 साल तक उसे चला सकते हैं, ये निर्धारित किया कि वो 10 साल तक उसको चला सकते हैं। और जिस दिन से कम एक स्टेशन ने नियमित सेवा प्रदान करना शुरू किया, और उसी दिन से कम एक स्टेशन ने नियमित रूप से अपनी सेवाएं देना प्रदान किया, यानी कि रेडियो पर जो वो सेवाएं दे रहे थे उसका फर्स्ट कम एक स्टेशन पर ही नियमित रूप से उसको देने शुरू कर दिया। बशर्ते कंपनी ने पहले 5 वर्षों में अच्छे प्रदर्शन किया, और बशर्ते हम देखें तो पहले 5 वर्षों में तो जो कंपनी थी उसने अच्छा प्रदर्शन किया, सरकार किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को प्रसारण सेवाएं देने के लिए लाइसेंस जारी नहीं करने के लिए प्रतिबंध थी। और सरकार जो थी वो अन्य किसी भी कंपनी को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रसारण जो सेवाएं हैं उसके लिए लाइसेंस देने के लिए प्रतिबंध थी, वो लाइसेंस नहीं देना चाहती थी। लाइसेंस ने वायरलेस रेडियो के लिए उपकरण बनाने और बेचने की कंपनी की क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, और लाइसेंस ने वायरलेस क्या होते हैं, जो कि बिना वायर के यूज़ होता है, जैसे कि हमारा फ़ोन जो होता है टॉकिंग करने के लिए वो वायरलेस है, तो उसी तरह रेडियो का वायरलेस उपकरण चलाने के लिए, उसे बनाने के लिए, उसे बेचने के लिए उस पर जो क्षमता जो प्रतिबंध था वो नहीं लगाया, जिसमें ट्रांसमिशन, रिसीवर और उन्हें बनाने वाले टुकड़े शामिल हैं, जिसमें कौन क्या चीज़ें शामिल थी कि ट्रांसमिशन और उसके जो लिए जो बनाने वाले टुकड़े हैं वो इंक्लूडेड थे। फिर भी कंपनी को इस उद्योग में एकाधिकार रखने की अनुमति नहीं। कंपनी द्वारा कार्यक्रमों को प्रसारित करने के घंटों पर भी लाइसेंस की कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, यानी कि कंपनी जो है वो प्रशासन कितनी देर कर रही है, पर वो प्रसारित कितनी देर कर रही है, कितने घंटे कर रही है, तो उसके लिए भी कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता था, वो कितने भी घंटे उसको प्रसारित कर सकती थी। हालांकि सरकार ने कंपनी द्वारा समाचार प्रसारित करने के समय को नियंत्रित किया, लेकिन कंपनी ने क्या किया, जो सरकार के द्वारा क्या किया गया कंपनी पर कि जो समाचार प्रसारित करें ना उस पर नियंत्रित टाइम लगा दी कि तुम इतने टाइम ही इसको प्रसारित कर सकते हो। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी प्रसारण स्टेशन पर निरीक्षण करने का अधिकार बरकरार रखा, और जो ब्रिटिश सरकार थी उसने आवश्यक समझे जाने वाले पर जिस पर जरूरत थी उस पर प्रसारण जो स्टेशन थे उन पर निरीक्षण करने का अधिकार बरकरार रखा, उन पर नियंत्रण रखना, उन्हें चलाना जारी रखना, उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना या आपातकाल के समय उन्हें बंद करना, व्यापक स्तर पर या किसी एक विषय पर किसी भी शर्तपूर्ण या आंशिक प्रतिबंध या पूर्व सेंसरशिप लागू करना, विषय वस्तु के बारे में कोई विषय या सामान्य सीमा लागू करना जो प्रसारित हो या ना हो, साथ ही उन व्यक्तियों के लिए जो विषय वस्तु को संप्रेषित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उन स्रोतों की पहचान करें जिनसे समाचार योग्य सूचना की जानकारी और समाचार प्राप्त हो सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो उसको अच्छा वो लगता था कि हाँ भाई इस पर हमें ज़रूरी है, इस पर निरीक्षण रखना, उस पर निगरानी रखना ज़रूरी है, तो उसको तो अधिकार को बरकरार रखा उन्होंने, और उन पर नियंत्रण रखना, उन्हें चलाना जारी रखना, और उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना या आपातकाल के समय उन्हें बंद करना कि जब भी हमें आपातकाल इमरजेंसी होगी तो हम उनका रेडियो को बंद कर सकते हैं। व्यापक स्तर पर या किसी भी एक विषय पर किसी भी शर्तपूर्ण या अधिकांश प्रतिबंध लगाना, या किसी भी समय में किसी भी टाइम पर वो उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं या पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी। विषय वस्तु के बारे में कोई विषय या सामान्य सीमा लागू करना जो कि प्रसारित हो या ना हो, जिस पे कि भी प्रसारित हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर एक सामान्य सीमा लागू कर देना, और साथ ही उन व्यक्तियों के लिए जो विषय वस्तु के संप्रेषित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उन स्रोतों की पहचान करें जिनसे समाचार योग्य सूचना की जानकारी और समाचार प्राप्त हो सकते हैं, उनके बारे में पता लगाए जिनसे कि समाचारों की सूचना की जानकारी दी जा सकती है, समाचार प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही उनके प्रसारण के घंटे भी इस मामले में कि किसी प्रसारण स्टेशन का अनुपयुक्त या अप्रभावित तरीके से उपयोग किया गया था, और उन प्रसारण के घंटे को भी देखा गया जिस पे कि किसी भी प्रसारण स्टेशन का अनुपयुक्त या अप्रभावी तरीके से उपयोग किया गया था, उनको देखा जाना। लाइसेंस किसी भी समय रद्द किया जा सकता था, अगर उन पे देखा गया कि ये ऐसा काम हो रहा है तो उसका लाइसेंस कभी भी रद्द किया जा सकता है, किसी भी टाइम पर वो उसका लाइसेंस रद्द कर। और वाणिज्यिक रेडियो स्टेशन को सरकार को किसी भी मौसम पूर्वानुमान, भविष्यवाणी मॉडल, सरकारी नोटिस और आधिकारिक बयान, शैक्षिक प्रचार या कई अलग अलग सरकारी मामलों को मुफ्त में प्रसारित करने की आवश्यकता थी, यानी कि किसी भी मौसम का पूर्वानुमान लगाने की, कोई भविष्यवाणी बताने या सरकार की कोई नोटिस है या आधिकारिक कोई बयान दिया जा रहा है या शैक्षिक प्रचार है या कई अलग अलग तरीके के जो सरकारी मामले हैं तो उनको फ्री में उस पर रेडियो पर प्रसारित करने की आवश्यकता थी।
और स्टेशन के प्रांत जो स्थानीय पदाधिकारी हैं वो भी इन शक्तियों का उपयोग कर सकते थे, जो कि ऊपर दी गई उन शक्तियों का जो पूर्व अधिकारी हैं वो भी इनका उपयोग कर सकते थे। प्रत्येक रेडियो रिसीवर परमिट का वार्षिक शुल्क 12 रुपये था और जितने भी रेडियो थे जिनका वो सर्विस दी जा रही थी उनका जो परमिट था वो वार्षिक मतलब सालाना 12 रुपये थे, यानी 12 रुपये दिए जाते थे उसके रेडियो को प्रसारित करने के साल में एक बार। प्रसारण की सुविधा देने वाली कंपनी को शुल्क से होने वाले राजस्व के हिस्से के रूप में 10 रुपये मिलेंगे और जो कंपनियां पर इसकी प्रसारण की जो रेडियो की सर्विस दे रही हैं उनको शुल्क से होने वाले जो शुल्क जो पैसा जो करीब मिल रहा है उसमें से राजस्व के हिस्से के रूप में 10 रुपये मिलेंगे, यानी कि वो तो सालाना उससे कितना लिया जाता है 12 रुपये का पूरे साल में, लेकिन उनको कितने मिलेंगे कंपनियों को, उनको 10 रुपये मिलेंगे उसके राजस्व के हिस्से के रूप में। अनिवार्य और वैकल्पिक प्रसारण सामग्री की परिभाषा में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये छात्रों के लिए जो ये सभी व्याख्यान, वचन, भाषण और कार्यक्रम है वो गैर राजनीतिक होने चाहिए, यानी कि वो पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए, नॉन पॉलिटिकल होने चाहिए। अधिकृत सरकारी नामित समाचार संगठनों द्वारा भेजी गई प्रेस विज्ञप्तियां ही कंपनी द्वारा प्रसारित की जाने वाली एकमात्र समाचार थी। इसके अलावा कंपनी केवल भाषण प्रसारित कर सकती थी और इसके अलावा जो कंपनी थी वो क्या प्रसारित कर सकती थी, भाषण प्रसारित कर सकती थी। इसके अलावा जो सिर्फ सरकार के द्वारा जो भेजी जाती थी वही उसको प्रसारित करती थी और इसके अलावा वो भाषण ही प्रसारित करती थी कंपनी। यदि वार्ता और प्रतिभागियों को पूर्व सरकारी अनुमोदन प्राप्त हो, अंत में विज्ञापनों और सार्वजनिक सेवा घोषणाओं पर चर्चा किए गए कुल समय को किसी भी रेडियो कार्यक्रम की पूर्ण अवधि के 10% से अधिक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। 2 फरवरी 1926 को भारतीय रेडियो टेलीग्राम कंपनी से ब्रिटिश सरकार को केवल एक आवेदन प्राप्त हुआ और 2 फरवरी 1926 को सिर्फ भारतीय रेडियो जो टेलीग्राम थे उसकी कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ, एक ही आवेदन दिया गया। उद्योग और श्रम विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कंपनी अपने वर्तमान स्वरूप में प्रसारण लाइसेंस जारी नहीं कर जा सकती। भारतीय रेडियो टेलीग्राम कंपनी को प्रसारण के लिए एक अलग कंपनी बनाने की ज़रूरत थी और भारतीय रेडियो टेलीग्राम कंपनी को अपने प्रसारण के लिए, अपने रेडियो चलाने के लिए एक अलग कंपनी बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्हें केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ था। R.M. चिनॉय और उनके भाई सुल्तान चिनॉय, 2 मेहनती चिनॉय बांधों ने मार्कोनी कंपनी की रेडियो तकनीक खरीदी और पूना में ट्रांसमीटर लगाया। उन्होंने क्या किया, चिनॉय ने मैक्रोनिक जो कंपनी थी उसकी जो रेडियो टेक्नोलॉजी थी उसको खरीदा और उसका ट्रांसमीटर कहाँ लगाया, पूना में उसका ट्रांसमीटर लगाया। इंडियन रेडियो टेलीग्राफ कंपनी ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के रूप में जानी जाने वाली एक नई कंपनी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 1926 को सरकार के साथ पंजीकृत किया गया था और फिर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। इसका 1 जुलाई 1926 को इसका रजिस्ट्रेशन किया गया, जो कि नई कंपनी थी। इंडियन रेडियो टेलीग्राफ कंपनी ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के रूप में जाने जाने वाली जो एक कंपनी थी उसकी स्थापना की, उसमें बड़ी भूमिका निभाई और जिसकी आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 1926 को सरकार के साथ इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। हालांकि चिनॉय बंधु नई फार्म के पीछे प्रेरक शक्ति थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इसका बोर्ड ऑफ निदेशकों में बॉम्बे के कुछ सबसे सफल और जाने माने व्यवसायी शामिल थे। उन्होंने पूर्व BBC कार्यकर्ता एरिक डस्टन की विशेषज्ञता हासिल की, जो दिसंबर 1926 के अंत में भारत आए थे। जो कब आए थे भारत में, दिसंबर 1926 के एंड में, दिसंबर के एंड में वो भारत आए थे। 2 मार्च 1926 को समझौते का मसौदा संस्करण समीक्षा की विशेषज्ञता हासिल की गई, जो दिसंबर 1926 के अंत में भारत आए थे। 2 मार्च 1926 को समझौते का मसौदा संस्करण समीक्षा के उपलब्ध था। बंगाल और बॉम्बे की सरकारें जहां IBC को शुरुआती 2 रेडियो स्टेशन स्थापित करने थे, तब उनकी स्वीकृति और उनकी कोई भी आलोचना होने के लिए कहा गया था। मूल प्रसारण लाइसेंस में ब्रिटिश सरकार के लिए एक व्यक्ति को निदेशक मंडल में सेवा देने के लिए नियुक्त करने का प्रावधान था। सरकार ने निर्धारित किया कि डायरेक्टर जनरल PNT
में वायरलेस के निदेशक मंडल में इसके पदेनामित व्यक्ति होंगे। 13 दिसंबर 1926 को आईबीसी ने ₹1 से स्टैम्प पेपर पर समझौते पर हस्ताक्षर किए और 23 सितंबर 1926 को आईबीसी की जो कंपनी थी उसने ₹1 का स्टैम्प पेपर लिया और उस पर जो समझौता था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट था, उस पर हस्ताक्षर किए, उस पर साइन किए। आईबीसी के पास इसके उपयोग के लिए अधिकृत 15 लाख रुपए की धनराशि थी और आईबीसी के पास इसका उपयोग करने के लिए, इसका यूज़ करने के लिए इसके पास 15 लाख रुपए की धनराशि और थी और सब्सक्राइब्ड कैपिटल की राशि 6 लाख रुपए थी और जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी उसकी जो राशि थी वो 6 लाख रुपए थी। और इंडियन रेडियो टेलीग्राफ कंपनी और राजा धनराज गिरिजी नरसिम्हा जी आईबीसी के प्राथमिक शेयरधारक थे और इनके जो पहले शेयरधारक थे वो कौन कौन थे? राजा धनराज गिरिजी नरसिम्हा जी आईबीसी के प्रथम शेयर करता थे, यानी शेयर जो जिन्होंने शेयर लगाए थे, जिन्होंने पैसे लगाए थे, वो दोनों थे। इंडियन रेडियो टेलीग्राफ कंपनी मार्कोनी कंपनी के पूंजीगत स्टॉक के 66.7% के बहुमत शेयर को बनाए रखा और जो मार्कोनी कंपनी थी उनने अपने पूंजीगत स्टॉक में से 66.7% बहुमत शेयर, यानी कि आधे से भी ज़्यादा शेयर उसके पास थे। इसने आईबीसी के प्रबंध में राजा धनराज गिरिजी की स्पष्ट रूप से भागीदारी की कमी के कारण ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया। आईबीसी ने अपनी आय 2 प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त की और जो आईबीसी कंपनी थी उसने अपनी जो आय थी, इनकम थी, उसको 2 प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त किया। सबसे पहले क्या था, आईबीसी की 80% आय जो थी वो रेडियो लाइसेंस से आती थी, जो रेडियो लाइसेंस दिए जाते थे उससे आती थी। और सरकार ने फैसला किया कि प्रत्येक रेडियो सेट पर सालाना 10 रुपये का शुल्क लगेगा। और फिर सरकार ने क्या क्या किया, जो रेडियो का प्रसारण हो रहा हो उस पर रेडियो के जो सेट हैं उस पर सालाना 10 रुपये का शुल्क लगेगा, 10 रुपये लगेंगे उस पर। आईबीसी को रिसीवर के स्वामित्व वाले लोगों से वार्षिक लाइसेंस शुल्क लेने के लिए अधिकृत किया गया। आयातित रेडियो उपकरण जैसे ट्रांसमीटर, रेडियो बल्ब और इलेक्ट्रिक वायरलेस रिकॉर्डर प्लेयर के बिल मूल्य 10% से श्रद्धांजलि फॉर्म के लिए आय का द्वितीयक स्रोत था। इस श्रद्धांजलि को आईबीसी द्वारा सीधे डीलरों से एकत्रित किया जाना था और जो ये श्रद्धांजलि का जो पैसा मिलता था वो आईबीसी जो थी वो सीधा डीलरों से एकत्रित किया जाता था, जिससे डायरेक्ट डीलरों से लिया जाता था ये पैसा। और आईबीसी ने बीबीसी के अनुभावी एरिक सी डस्टन को कंपनी के पहले महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। इसने वीएएम बुलाओ के रूप में मुख्य अभियंता एल.बी. पेज को बॉम्बे में स्टेशन निदेशक नियुक्त किया गया। सी वालिक को कलकत्ता में स्टेशन निदेशक नियुक्त किया गया था और एफ.ए. कोबा को कोलकाता में स्टेशन इंजीनियर नियुक्त किया गया था। आईबीसी ने इन सभी व्यक्तियों को इंग्लैंड में बीबीसी में भर्ती किया था और जो इन्होंने नियुक्त किया था, सभी जगह पर जिनको नियुक्त किया गया था उसने आईबीसी ने क्या किया था, इन सभी व्यक्तियों को इंग्लैंड में बीबीसी में भर्ती किया गया था। जो इंग्लैंड में थे तो जब इनको बीबीसी में भर्ती किया गया था इसलिए इनको इंडिया में पद नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा आईबीसी का दिवालियापन और परिसमापन। और 1929 के अंत तक यह 7,775 से अधिक नहीं पहुंच पाया था। आय में कमी के बाद से आईबीसी को इतनी निराशाजनक संख्या से निपटना में कठिनाई और इतनी निराशाजनक संख्या आई कि उसे निपटने में बहुत ज़्यादा कठिनाई, इतनी डिफ़िकल्टी हुई इसने और इतनी कठिनाइयाँ आई कि इसने मुंबई और कोलकाता में स्टेशनों की स्थापना पर 6 लाख की कुल जुटाई गई पूंजी में से लगभग 4,50,000 रुपये खर्च किए थे। यानी कि जो 6 लाख की पूंजी प्राप्त हुई थी उसमें से 4,50,000 रुपये खर्च किए गए थे। 80% लाइसेंसों से इसकी कमाई और अन्य देशों से आयातित वायरलेस प्रसारण उपकरणों पर 10% बकाया राशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी, जो 33,000 रुपये
के मासिक प्रचलन खर्चे के से बहुत कम थी, जो कि 33,000 रुपये के मासिक जो खर्चा होता है उससे बहुत ज़्यादा कम थी। आईबीसी गंभीर वित्तीय संकट में था, और जो आईबीसी कंपनी थी वो गंभीर वित्तीय संकट में थी, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी, क्योंकि वित्तीय संकट ने आईबीसी को कुछ समय के लिए सेवा जारी करने के लिए अपनी वित्तीय संपत्तियों को गिरवी रखकर सुरक्षित ऋण के लिए भारतीय टेलीग्राफ कंपनी इस शेयर धारकों में से एक की ओर रुख करने के लिए मजबूर किया। यानी कि जो आईबीसी कंपनी थी वो इतनी ज़्यादा क्राइसिस में चल रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी, कि इसने कुछ समय के लिए इसे सेवाओं को जारी रखने के लिए, जो को प्रसारण जारी रखने के लिए अपनी जो वित्तीय संपत्ति होती है उसको भी गिरवी रखकर इसको सुरक्षित रखने का सोचा कि सुरक्षित रहे। बट इसका एंड में क्या हुआ, जो इसके प्रमुख शेयर धारक थे उनमें से एक की ओर रुख किया गया और उसके लिए इसको मंजूर किया गया। जब पीजे एडम्स वायरलेस के निदेशक 6 मार्च 1929 को बॉम्बे में आईबीसी बोर्ड की बैठक में शामिल हुए, सीएन बॉम्बे स्टेशन के अध्यक्ष वाडिया ने कंपनी की चुनौतियों को रेखांकित किया और स्पष्ट किया कि पेरिस से लाइसेंस शुल्क का पर्याप्त वित्तीय नुकसान हो रहा है। और ये पता लगा है कि जो पेरिस है उससे लाइसेंस शुल्क का जो पर्याप्त वित्तीय है उससे नुकसान हो रहा है। अपनी टिप्पणी में उन्होंने आशावाद व्यक्त किया कि ब्रिटिश सरकार एक सार्वजनिक सेवा कंपनी की मदद करने के लिए कदम उठाएगी, और उन्होंने ये आशावाद व्यक्त किया कि जो ब्रिटिश सरकार है वो सार्वजनिक सेवाएं चलाने के लिए, इस कंपनी को चलाने के लिए अपनी सार्वजनिक मदद करने के लिए कदम उठाएगी, क्योंकि उसका 24,000 रुपये का मासिक खर्चा उसकी मासिक कमाई से 9,000 रुपये अधिक था। क्योंकि उसके जो 24,000 रुपये की जो मासिक खर्च था उसकी जो मासिक कमाई थी उससे भी 9,000 रुपये अधिक था। 31 जनवरी 1929 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आईबीसी ने जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें रुपये की कमी का पता चला। और जो आईबीसी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की 31 जनवरी 1929 को जब समाप्त हुआ वर्ष, उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई, रिपोर्ट दी गई, उसमें जो रुपये थे उसकी कमी का पता लगा। लाइसेंस में कमी और आईबीसी के दिवालिया होने के लिए कई स्पष्टीकरण दिए गए हैं। लियोनेल फील्डन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कंपनी के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। कंपनी को श्रद्धांजलि और लाइसेंस शुल्क जमा कराने में कठिनाई हुई। 4 बल्ब वाले रेडियो की कीमत 500 रुपये थी। कि आईबीसी का दिवालियापन क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी और कंपनी के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे उसको चलाने के लिए, और लाइसेंस शुल्क जमा कराने में भी उसकी कठिनाई हो रही थी। और 4 बल्ब वाले जो रेडियो थे उसकी कीमत 500 रुपये थी, जो उस समय महंगी थी, और जो उस टाइम पर महंगी थी 500 रुपये। अंत में उन्होंने तर्क दिया कि भारत में कोलकाता और बॉम्बे के बाहर रंगमंच और संगीत जैसे रचनात्मक रूपों के प्रति उदासीन स्थापित करने में सक्षम नहीं होता अगर प्रदर्शन के लिए कोई स्थान नहीं होता। HR लूथर ने नोट किया कि कंपनी के कार्यक्रमों ने छोटी यूरोपीय आबादी और पश्चिमी भारतीयों को आकर्षित किया। कंपनी ने लोगों के बड़े पैमाने पर संवाद करने प्रयास नहीं किया और नए माध्यम को बहुत कम एक्सपोजर मिला। भारतीय राजस्व प्रसारण सेवा ISBS का गठन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का प्रॉफिट सभी बच्चों को हो। और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर उससे पहले आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।